नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के दोनों सदनों में आज क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही में आज क्या कुछ हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना वायरस के संक्रमण एवं अन्य बीमारियों से मुकाबला करने में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय पर सही निर्देश देने का ही परिणाम है कि आज भारत कोविड-19 महामारी से विश्व में सबसे अच्छे तरीके से निपट सका है। सरकार ने लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिका विधेयक 2022 पेश किया, जिसमें अंटार्कटिका में भारत की अनुसंधान गतिविधियों तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए विनियम ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कुछ विपक्षी सदस्यों की ओर से आपत्ति जताने के बाद कहा कि विधेयक सिर्फ अंटार्कटिका में गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के मकसद से लाया गया है तथा एक पुरानी संधि के तहत यह अनिवार्य भी है। विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा को बताया कि देश में 15 राज्यों में अब तक 476 ग्राम न्यायालय अधिसूचित किए गए हैं और इनमें से अभी 258 न्यायालय परिचालन में हैं। लोकसभा में अपराजिता सारंगी के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी। बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली ने लोकसभा में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप भीड़ द्वारा पीट कर हत्या यानी कि मॉब लिंचिंग के घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाए। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान मॉब लिंचिंग से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए यह भी कहा कि कुछ राज्यों ने इसके खिलाफ कानून बनाने के प्रयास किए हैं, लेकिन राज्यपाल इनको मंजूरी नहीं दे रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में कहा कि विभिन्न राज्यों में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के उनके प्रस्तावों पर विचार करते हुए केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के समाधान तलाश रही है। मुंडा ने सदन में संविधान अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब देते हुए यह बात कही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में इस बात पर आश्चर्य जताया कि एक महिला सांसद को क्यों महिला संबोधित नहीं किया जा सकता है। स्मृति ईरानी ने यह टिप्पणी तब की जब कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने प्रश्नकाल के दौरान उन्हें ईरानी को यानी कि वाईएसआरसीपी सदस्य गीता विश्वनाथ को महिला सदस्य संबोधित करने पर आपत्ति व्यक्त की। अब बारी राज्यसभा की है। जानिए आज राज्यसभा में क्या कुछ हुआ है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि धान खरीद को लेकर तेलंगाना की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति राज्य के किसानों को गुमराह कर रही है। गोयल ने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सरकार ने शुक्रवार को संसद में कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में 21 मार्च तक 70.30 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया है। भारत ने गेहूं का सबसे अधिक निर्यात बांग्लादेश को किया और उसके बाद श्रीलंका तथा संयुक्त अरब अमीरात का स्थान रहा। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। राज्यसभा में सदस्यों ने शुक्रवार को विशेष उल्लेख के जरिए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने, एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए सीटें बढ़ाने से लेकर गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मुफ्त इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने की मांग उठाई और सरकार से इनके समुचित समाधान का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के सुरेश सेठ ने कहा कि देश में 140 अरब डॉलर का टेक्सटाइल उद्योग 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है
और सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 2% से अधिक है। राज्यसभा में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने सुझाव दिया कि पूर्व सांसदों का एक संघ बनाया जाना चाहिए जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करे और अपने अनुभवों के आधार पर उनके हल के लिए समाधान बताए। शून्यकाल के दौरान भाजपा के जीवीएल नरसिम्हा राव ने यह मुद्दा उठाते हुए उच्च सदन में कहा कि कल राज्यसभा के 72 सदस्यों को विदाई दी गई, जिनका इस साल मार्च से जुलाई के बीच कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले इन सदस्यों के पास सार्वजनिक जीवन का गहरा अनुभव है, उनके इस अनुभव का लाभ उठाया जाना चाहिए। राज्यसभा में शुक्रवार को कुछ सदस्यों ने 800 से अधिक आवश्यक दवाओं की कीमतों में हुई वृद्धि का मुद्दा उठाया और कहा कि पहले से ही महंगाई की मार से ग्रस्त आम जनता पर इससे भारी बोझ पड़ेगा। सदस्यों ने इस मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि महंगाई के दर्द की दवा जरूरी हो गई है। उच्च सदन में शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास ने कहा कि प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसकी वजह से जनता महंगाई से त्रस्त है। सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2021 का मसौदा तैयार किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।